नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज़ 10 में आज हम बात करेंगे उन खबरों की जिन पर दिन भर हम सबकी नजर रहेगी। इसमें प्रमुख खबर रहेगी संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन को लेकर के। साथ ही केन्या के राष्ट्रपति इस वक्त भारत के दौरे पर है और इस दौरान अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं और कितना लाभदायक ये मुलाकात रहेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही अन्य खबरों पर भी डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर होगी अल्पकालिक चर्चा। चक्रवात मिग्जॉम के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश। आज आंध्र प्रदेश में नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच तूफान के टकराने की संभावना। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट। चुनाव नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। राजस्थान भाजपा के प्रभारी और अध्यक्ष ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। तीन दिन के भारत दौरे पर पहुंचे केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिणी गजा में इजराइल के हमले तेज। रफा में हवाई हमले में 12 से ज्यादा की मौत। मलबे के नीचे दबे मासूम। और खेल की खबरों में मलेशिया में आज से जूनियर हॉकी विश्व कप। आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। भारत जीत के साथ करना चाहेगा शुरुआत। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो का अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि रूटो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी खास मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। विलियम सामोई रूटो आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। रूटो के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जहां राष्ट्रपति विलियम सामोई की ये पहली भारत यात्रा है। आपको बता दें कि सामोई 3 दिन के भारत दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है, तो काफी खास मुलाकात आज प्रधानमंत्री के साथ होने वाली है। साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी आज शाम को मुलाकात का कार्यक्रम है। और उनकी इस यात्रा को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत और केन्या के जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में और मजबूत होते हुए हम सभी को नजर आएंगे। तो इस खबर पर भी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन साथ ही अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए पटल पर रखे जाएंगे। इन संशोधन विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होगा। साथ ही विस्थापित कश्मीरी समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित 1 सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से देश की आर्थिक स्थिति पर एक अल्पकालिक चर्चा भी होगी। और इसी को लेकर के अब आगे बढ़ते हैं, जहां अब बात करते हैं साइक्लोन को लेकर। दरअसल भीषण चक्रवाती तूफान मिग्जॉम आज दोपहर बाद आंध्र प्रदेश में बापटला के करीब नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार कर सकता है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फिलहाल तूफान के असर से आंध्र के रायलसीमा, पलनाडु क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। तिरुपति, बापटला, नेल्लौर, प्रकाशम, पलनाडु, गुंटूर, कृष्णा,
एनटीआर, एलुरु और तटीय जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं मछुआरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जब तक स्थिति नियंत्रण में ना आ जाए वो पानी में ना जाएं। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सभी जिले के कलेक्टर, एसपी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बापटला तट के पास हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर तुरंत कोई अन्य सहायता भी मांग सकते हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी वर्ग के लोगों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पीड़ितों को राहत शिविरों में पीड़ितों को नुकसान के हिसाब से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। Storm surge height may be 1 to 1.5 meters above 1.5 meters, and coastal waters will inundate up to 5 kilometers range. So due to this wind speed and rainfall, there is a chances of weaker structures may fly off. So people have to take care, and low-lying areas may be flooded. So low-lying areas people can shift to safer places. So have to take necessary actions. और वहीं आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी मिगजॉम को लेकर अलर्ट है। चक्रवात के प्रभाव से सबसे ज्यादा चेन्नई इन दिनों प्रभावित है। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन रविवार से चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी की गई है। यहाँ मुख्यमंत्री स्टालिन ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और इसी बीच सीधा रुक करते हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन का, जहां पर केन्या के राष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां केन्या के राष्ट्रपति मुलाकात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत अब से कुछ ही देर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
These are good people. Members of staff. India would like to host. Welcome to India, sir. Good morning. Sir, what are your expectations from this visit, sir? Well, as you are aware, India and Kenya are great friends. We've had diplomatic engagement at different levels from way back in 1948, even before the independence of Kenya. And I have come to India this time round at the invitation of Madam President and my good friend, the Prime Minister. And my expectation is that we need to consolidate the relationship between Kenya and India. We are looking at how we can create partnership in the space of rural development, especially agriculture. We'll be looking at a space of how we can share in manufacture of vaccines, both for animal and human. We're looking at what we can do about genomics. We will be signing an agreement on also the digital space. We have a lot to learn from this great country, especially in the digital space. We have already, I did send from Kenya our Ministry of ICT to pick up lessons on digital ID, digitizing government services, leveraging on the enabler nature of technology in providing government service, which India has done very well. We will be signing an MOU in that space. We will also be looking at areas of business, what we can do to enhance the business relationship between our two countries. I share a lot in common with the Prime Minister of India on what we need to do, especially those of us from the Global South, on matters to do with the reform of the international financial architecture to make it much more fit for purpose and to ensure that it serves everybody equally and in a balanced and democratized manner. And a lot of other things that we will be discussing this afternoon and this morning with the government of India. And I want to say to both the President and Prime Minister, thank you very much for welcoming me to India. Thank you. Thank you. तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि भारत और केन्या के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और उम्मीद है कि आगे भी यूं ही साथ बरकरार रहेगा, ये संबंध आगे और भी मजबूत होंगे। साथ ही कई मुद्दों को लेकर साथ में काम करेंगे, जिसमें डिजिटलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, साथ ही स्पेस है, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों को लेकर बात वो करते हुए नजर आए। इसी के साथ चलिए अब तो जिस तरीके से भारत और केन्या के रिश्ते मजबूत हुए हैं, आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब राष्ट्रपति जो है 6 सालों के बाद में भारत के दौरे पर हैं और 3 दिनों की ये उनकी यात्रा है। 3 दिनों की इस यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी खास और काफ़ी अहम ये यात्रा है। हालांकि अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, औपचारिक स्वागत उनका वहां पर हुआ। साथ ही इस दौरान जो उच्च स्तरीय आधिकारिक जो मंडल आया है वहां से उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
और इसके बाद के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौरान कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के बातचीत होगी, कई सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद अगर शाम की हम बात करें तो शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनका राजकीय भोज का भी कार्यक्रम है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए सुधीर यादव इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुधीर, जिस तरीके से केन्या और भारत के रिश्तों की मजबूती की बात कहीं ना कहीं केन्या के राष्ट्रपति करते हुए नजर आए, ये जो मुलाकात है जो आज होनी है प्रधानमंत्री के साथ में, क्या उम्मीद है किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है दोनों के बीच? बिल्कुल, देखिए अभी खास तौर पर जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ आउटलाइन किया कि खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की खास तौर पर उन्होंने बात की कि जिस तरीके से डिजिटाइजेशन के के तौर पर भारत ने जो वैश्विक स्तर पर बहुत बेहतरीन काम किया है उसके बारे में वो बातचीत करेंगे। और आज जब दोनों नेता दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठेंगे जहां द्विपक्षीय बातचीत होगी, किस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो साझेदारी है उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से मजबूत लेकर आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर पर अगर वैश्विक मंचों की बात करें तो किस तरीके से आपस में जो मुद्दे हैं उनको साझा तौर पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। भारत लगातार आतंकवाद की बात करता रहा है, उस मुद्दे को लेकर किस तरीके से आगे, और खासतौर पर अगर द्विपक्षीय मुद्दों की बात करें तो किस तरीके से केन्या के विकास में भारत एक मजबूत साझेदार बन सकता है, वो बात यहाँ देखने की होगी। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रामीण विकास की बात अगर हम करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी और कई सारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार केन्या उसमें किस तरीके से इस विकास में साझेदार बन सकता है। दोनों देशों में निवेश की बात करें, तकनीक की बात करें, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें दोनों देश जो नेता हैं उनमें आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस है उसमें बातचीत होगी। जी सुधीर, अगर आज की तारीख की बात करें तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? देखिए अभी की हम बात करें तो सुबह जो सेरेमोनियल रिसेप्शन हुआ उसके बाद से जो यहाँ से वो राजघाट जाएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है। अब उसके बाद से एक फॉर्मल जो प्रेस स्टेटमेंट होगा वो होगा, उसमें तमाम किस तरीके से जो सहयोग है उसको आगे किस स्तर पर ले जाया जा रहा है ये बातचीत होगी। उसके बाद से शाम को जिस तरीके से आपने बताया कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने जो कि नए राष्ट्रपति उनके सम्मान में जो भोज आयोजित किया है वो आज का कार्यक्रम है। जी सुधीर, अगर देखा जाए तो इन दिनों भारत के जो रिश्ते हैं बाकी देशों से वो बेहद ही मजबूत होते जा रहे हैं और उसमें अब एक केन्या का नाम वो भी अब शामिल हो चुका है। तो केन्या और भारत के जो ये मजबूत रिश्ते हैं उसका बाकी अन्य देशों पर किस तरीके से असर पड़ता हुआ हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं? देखिए खासतौर पर अगर आज के वक्त में बात करें जिस तरीके से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां हैं, खासतौर से अगर बिल्कुल आज की वैश्विक जो परिदृश्य देखें, ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें तो ग्लोबल साउथ में भारत एक उभरता हुआ वैश्विक नेतृत्व जो प्रदान कर रहा है और उस मामले में किस तरीके से साझेदारी आगे बढ़ सकती है ये तमाम मुद्दा। और इसके अलावा देखिए भारत ने बहुत कम वक्त में जब से देखें कि नई सरकार सत्ता में आए उसके बाद से किस तरीके से तमाम ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक छाप छोड़ी है। मेक इन इंडिया की बात करें, तमाम जो स्टार्टअप की बात करें, खासतौर पर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के अलावा तमाम कई ऐसे सारे प्रोग्राम भी हैं और तमाम जो वैश्विक स्तर पर तमाम जो देश हैं उनके साथ सहयोग को आखिर किस तरीके से और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, ये भी एक खास जो सरकार की नीति रही है कि हमें देशों के साथ किस तरीके से एंगेज करना है, उसमें तमाम एक बेहतर जो प्रयास वो किए गए। तो इन सब चीजों का असर साफ तौर पर अब नजर आ रहा है कि जो हमारे रिश्ते न केवल बेहतर होते जा रहे हैं बल्कि तमाम कई सारे ऐसे देश हैं जो सहयोग के साथ वैश्विक स्तर पर हमारे साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्हीं में से अब जो केन्या के साथ किस तरीके से तमाम जो तकनीक के मुद्दे हैं, क्या बेहतर चीज हम उनसे ले सकते हैं और क्या बेहतर चीज हम उनको दे सकते हैं, दोनों मुद्दों पर साथ बढ़ते हुए आज तमाम रिश्ते हैं वो और बेहतर की ओर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सुधीर, और जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे पास में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीजें हम औरों के साथ शेयर करके और अच्छा काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसी का एक जीता जागता उदाहरण हमने हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में भी देखा जिसमें भारत की तरफ से थीम भी यही रखी गई थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे में एक और मैसेज भारत की तरफ से दिया जा रहा है कि हम सबके साथ मिलकर के सबका साथ सबका विकास करके और सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा विश्व आगे बढ़े एक एक करके।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने लगातार वैश्विक मंचों पर इस चीज को रखा है कि भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और वास्तविकता के तौर पर पूरे विश्व में इस चीज को भारत लेकर आगे बढ़ा है। चाहे आतंकवाद के मुद्दे की अगर हम बात करें तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अच्छे और बुरे आतंकवाद की बात नहीं होती है, हमें आतंकवाद को समूल जड़ से नष्ट करना होगा और ये भारत से ज्यादा, आतंकवाद से ज्यादा कोई प्रभावित नहीं हो सकता। भारत ने आतंकवाद को बहुत करीब से देखा। तो ये और इसके अलावा इनके अलावा विकास की अगर हम बात करें तो तमाम जो कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किए गए हैं और जिन्होंने वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ी अपनी, तो ये जो चीजें हैं कि आखिर विकास की दौड़ में भारत बहुत तेजी से किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तमाम जो अफ्रीकी देश हैं, खासतौर पर अगर हम केन्या की बात करें तो उनको ये जरूर लगता है कि कैसे इस विकास की दौड़ में वो भारत के साझेदार बन सकते हैं। भारत ने जो चीजें शुरुआत की है वो अगर अपने यहाँ लेंगे, उनसे सहयोग लेंगे, तमाम चीजें तो सीखेंगे तो विकास की रफ्तार में वो भी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक सहयोग का एक नया जो अगर हम कहें कि नया तरीका, नया दौर वो जो शुरू हो रहा है वो अपने आप में खासा मायने रखता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, साथ ही हम भी आप तक इसको लेकर के जो भी अपडेट आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप और इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए पटल पर रखेंगे। इन संशोधन विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होगा। साथ ही विस्थापित कश्मीरी समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित 1 सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से देश की आर्थिक स्थिति पर एक अल्पकालिक चर्चा होगी।
और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन कई विधेयक भी पेश होने हैं, जिसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ विधेयक है। साथ ही राज्यसभा की बात की जाए तो क्या कुछ खास आज होने वाला है दोनों ही सदनों में? निश्चित तौर पर हमने देखा कि पहले दिन लोकसभा भले ही शुरू में 1 घंटे के लिए हमने देखा कि हंगामा हुआ था और उसके बाद में तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी जब उन्हें मौका मिला, और उसके बाद हमने देखा कि विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई थी दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आज भी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में 2 आपने जिक्र किया, जो आरक्षण दिया गया है 1/3 महिलाओं को, वो जम्मू कश्मीर में भी वो आरक्षण हो, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाना है। क्योंकि जब ये बिल आया था तब उसमें जम्मू कश्मीर का एक जिक्र नहीं था, उसे अलग से आज उस विधेयक को रखा जाएगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सदस्य संख्या से बढ़ाने से जुड़ा जो विधेयक है वो भी पेश किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज विधायी कामकाज के लिहाज से। ये 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में आज पेश किया जाने हैं जो आज की सूची में शामिल है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भी रखे जाने हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल भी हो रहा है, और आज दूसरे ही दिन हमने देखा है कि एक अल्पकालिक चर्चा लगाई गई है राज्यसभा में, और ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि विपक्षी दल लगातार ये कह रहे थे कि केवल विधायी कामकाज के साथ साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हो। तो हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में चर्चा भी लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री ने जो कल कहा था सत्र की शुरुआत से पहले कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभी दल, विपक्षी दल इस सदन में इस सत्र के दौरान चर्चा में हिस्सा ले, और उम्मीद यही है जब आज चर्चा हम जानते हैं सूचीबद्ध की गई है राज्यसभा में दूसरे दिन, तो इस तरह के 2-3 जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर इस सत्र के दौरान चर्चा देखने को मिलेगी। तो आज देखना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई किस तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। उम्मीद जरूर जताई जा सकती है, क्योंकि कल हमने देखा दोपहर बाद जिस तरह से सुचारू रूप से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चली, तो निश्चित तौर पर उससे एक उम्मीद है कि सकारात्मक माहौल में दोनों सदनों की कार्रवाई होगी। बिल्कुल उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या किसी प्रकार की रणनीति अभी तक बनी है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है अपनी रणनीति तय करने के लिए संसद के दोनों सदनों में, और फिलहाल अभी जो कांग्रेस के नेता है वो एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं कि संसद में उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद आगे की रणनीति साफ होगी कि कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और अगर आज चर्चा होती है राज्यसभा में अब जो प्रस्तावित है, कुल जो महत्वपूर्ण 14 विषय ऐसे विपक्ष की तरफ से रखे गए थे, इसमें महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्षी दल चाहते थे कि चर्चा हो। तो हम देख रहे हैं कि एक चर्चा आज प्रस्तावित की गई है। तो निश्चित तौर पर अगर चर्चा होती है तो विपक्ष की ये कोशिश होगी कि कुछ मुद्दों के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ वो सरकार को घेरने की कोशिश करें। वहीं सरकार की तरफ से भी जोरदार जवाब की भी उम्मीद की जा रही है। तो आज देखना होगा कि राज्यसभा में दोपहर बाद चर्चा कब शुरू होती है, और इसके साथ ही साथ जब प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण हम देखते हैं समय होता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जब कई सवाल पूछे जाते हैं और सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण विधायी कामकाज के साथ साथ आज हम देखेंगे कि शून्यकाल में भी कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं, और महत्वपूर्ण चर्चा राज्यसभा में प्रस्तावित तो है ही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार इस पर बने रहिएगा। इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA के सभी 28 घटक दलों को कल दिल्ली में होने वाली बैठक में बुलाया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बैठक से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं INDIA के शीर्ष नेताओं की ये 4थी बैठक है, और इससे पहले की तीनों बैठकों में अखिलेश शामिल हुए थे। इसे मध्य प्रदेश चुनाव से पैदा हुई रार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने बैठक की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने पहले से ही तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारा पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है।
और उधर विपक्षी गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बैठक जल्दबाजी में नहीं बुलाई गई, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बैठक का आयोजन किया गया था और सभी को जानकारी भी दे दी गई थी। अब कल उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था, मुझे मालूम है। और ये फिलहाल सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर केन्या के राष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ये सीधी तस्वीरें राजघाट से। तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया था और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उनकी मुलाकात भी है, द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई मुद्दों को लेकर इस बीच चर्चा होगी। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर भारत जो है लगातार अपनी अलग ही पहचान बनाता हुआ, निखरता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए बाकी जितने भी देश हैं वो सभी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत की नीतियों को समझना चाहते हैं। और द्विपक्षीय वार्ता होगी तो देखना होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा आज की इस वार्ता में की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर केन्या के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी को नजर आए हैं। तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो राजघाट पहुंचे। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन गए थे, जहां पर औपचारिक स्वागत उनका किया गया राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद अब राजघाट पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। इस खास मुलाकात के दौरान किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, इस पर हम सभी की नज़र लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि केन्या के राष्ट्रपति इन दिनों 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ऐसा 6 साल बाद हो रहा है जब केन्या के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। साथ ही आज की अगर बात करें तो आज उनका कई सारे कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद में शाम के समय राजकीय भोज का भी आयोजन आज रखा गया है राष्ट्रपति भवन के अंदर, जहां द्रौपदी मुर्मू के साथ वो खास मुलाकात करेंगे और वहीं पर राजकीय भोज का भी आयोजन किया गया है। तो ये आज दिन भर का उनका कार्यक्रम है। लेकिन अगर इसके उलट अगर देखा जाए तो भारत और केन्या के जो आपसी संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से भारत हमेशा ये पहल करता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर आपसी बैठ करके और आदान प्रदान किया जाना चाहिए, एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उनको समझना चाहिए, नीतियों को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए और यही मैसेज कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर आज भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और उसी का ये असर भी है कि भारत के साथ साथ बाकी जो अन्य देश हैं वो एक एक करके मुलाकात करना चाहते हैं और जिस तरीके से जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो मजबूत करना चाहते हैं, ताकि विश्व स्तर पर भारत जिस तरीके से तेजी के साथ इस वक्त प्रखर होता नजर आ रहा है, उसी हिसाब से बाकी अन्य देश भी हों। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो राजघाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और जो विजिटर्स बुक होती है उसमें अब अपना एक कमेंट लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो राजघाट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 3 दिनों के दौरे, भारत दौरे पर हैं केन्या के राष्ट्रपति और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। वो कल भारत पहुंच चुके थे और आज की अगर हम बात करें तो आज कई सारे एक के बाद एक उनके कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, मुलाकातें हैं आज कई सारी, जिसमें सबसे प्रमुख मुलाकात की अगर हम बात करें तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, जो कि हैदराबाद हाउस में होगी।
अब इस मुलाकात का असर वाकई देखना होगा, क्योंकि किस तरीके से भारत और केन्या के जो आपसी रिश्ते हैं वो और आगे आने वाले समय में मजबूत होंगे। जो भारत की नीतियां हैं, जो केन्या की नीतियां हैं, उनका आदान प्रदान होगा। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें स्पेस सेक्टर भी शामिल है, टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है। जिस तरीके से भारत लगातार डिजिटल तौर पर उभर कर पूरे विश्व में सामने आ रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा आज होती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केन्या के राष्ट्रपति इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो विजिटर्स बुक है उस पर अपना एक कमेंट लिखते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट के साथ वो साइन भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और वहीं भारत और केन्या के रिश्तों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ उनकी होने वाली है, उससे आगे आने वाले समय में भारत और केन्या दोनों ही देशों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि जब एक दूसरे से नीतियों का आदान प्रदान किया जाएगा, मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है उनका, ये दोनों ही देशों में आपसी रिश्ते तो मजबूत करेगा ही, लेकिन साथ ही दोनों ही देशों के लिए काफ़ी लाभदायक भी आगे आने वाले समय में हो नज़र आएगा। और ये देखिए, ये तस्वीरें, एक पुस्तक उनको भेंट स्वरूप प्रदान की गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं और अब केन्या के राष्ट्रपति देख रहे हैं कि आखिर वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उस पर अपनी नज़र बनाए हुए। साथ ही एक ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीधा राजघाट से। तो भेंट स्वरूप ये मूर्ति इस वक्त दी गई है और केन्या के राष्ट्रपति इस वक्त उसे एक स्माइल के साथ उसको स्वीकार भी करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी खास आज का दिन उनका, और साथ ही अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में रिश्ते और मजबूत तो होंगे ही, लेकिन साथ ही जो नीतियों का आदान प्रदान होगा उससे दोनों ही देशों को काफ़ी फ़ायदा आगे आने वाले समय में होगा। साथ ही अगर आज की तारीख की बात की जाए तो आज केन्या के राष्ट्रपति की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा भी होगी। उसके बाद में शाम को राजकीय भोज का भी आयोजन किया गया है। न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि इन दिनों चक्रवात साइक्लोन जो है वो इस वक्त काफ़ी कहर बरपाता हुआ नज़र आ रहा है। आज की तारीख में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और के रास्ते ये आगे होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कल की तारीख की अगर हम बात करते हैं तो कल ये चक्रवात कमज़ोर होता हुआ भी नजर आएगा। इसी को लेकर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में प्रियंका जैन इस वक्त जुड़ रही हैं चेन्नई से। सीधा होने का रुख करते हैं। प्रियंका, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं इस चक्रवात से निपटने के लिए? अभी आप जैसे कि आप देख सकते हैं, बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन स्ट्रिंजेंट एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में चल रहा है।
आप जैसे कि देख सकते हैं NDRF टीम जगह जगह लगी हुई है, जहां जहां लो लाइन एरियाज में लोग फंसे हुए हैं वहां से रेस्क्यू करने से कल से वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो लो लाइन एरियाज में बोट से उनको रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। अभी तक आप देख सकते हैं कि 8 लोगों का डेथ हो गया है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन। और रेस्क्यू ऑपरेशन में आके बहुत जगह जगह से अराउंड 5000 और पीपल को अदर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया है ताकि ये जो ट्री फॉलिंग, वाटर लॉगिंग सब तो जितना जल्दी हो सके क्लियर कर सके। और सीएम खुद उन्होंने जाके सिचुएशन का स्टॉक लिया है और देखा है कि क्या कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी प्रियंका, जिस तरीके से वहां पर कई सारे लोग भी हैं, उनको किस तरीके की हिदायतें इस वक्त इन दिनों दी गई हैं? अब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई अभी तुम लोग अननेसेसरी चीजें अभी तक जब तक फुल ऑपरेशन में नहीं हो ओनली चाहिए तभी बाहर आने का बोला हुआ है। और अभी धीरे धीरे क्लियरिंग हो रहा है, जितना हो सके क्लियर हो रहा है। तो लोगों को थोड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। अभी आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का ऑपरेशन आज से शुरू हो रहा है। जो पैसेंजर स्टैंडर्ड है उनको सब वापस ऑपरेशन से एयरपोर्ट का धीरे धीरे ट्रेन का रूट भी क्लियर हो रहा है ताकि ट्रेन ऑपरेशन भी शुरू हो जाए। सबब ट्रेन भी नहीं चल रहे हैं रेलवे के, सदर्न रेलवे के, और मेट्रो ओनली आर्ली 1 ही चल रहा है। तो लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि पानी वाटर लॉगिंग की वजह से वो उनके प्राइवेट व्हीकल्स भी नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में बहुत तकलीफ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्री फॉलिंग वगैरह। उसके कारण जो एसेंशियल कमोडिटीज है जाके वेजिटेबल्स, मिल्क का सप्लाई थोड़ा डिले हो रहा है। और पावर कल से जैसे विंड का मोशन ज्यादा हो गया, पावर सप्लाई को शट कर दिए। तो धीरे धीरे अभी पावर सप्लाई भी रिटेन करते आ रहे हैं थ्रू आउट चेन्नई। एंड एज फार एज तिरुवल्लुर, कांजीपुरम एंड चेंगलपेट इज कंसर्न, उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ तिरुवल्लुर में थोड़ा जगह में रेनफॉल अभी विटनेस हो रहा है। धीरे धीरे जैसे लैंडफॉल हो जाएगा एवरीथिंग once it gets cleared everything will। जी तो प्रियंका, क्या माना जाए कि आज का दिन जो है वो राहत मिल सकती है इस चक्रवात से, या आज का दिन और भारी रहने वाला है वहां के लोगों के लिए? आज का दिन में थोड़ा जितना हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाएगा बिकॉज पूरा जहाँ पे लो लाइन एरियाज में समझो 5 फीट का पानी भी उतरा हुआ है, 7 फीट का, और कई कई जगह में आके रोड हेवी डैमेज हो गया और हेवी ट्री फॉलिंग सब हो गया है। तो इसके कारण कल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि कल नॉर्मलसी में हो सकता है, बट कहीं कुआम ओवरफ्लो हो रहा है जबकि नेरकुंडम सबवे से वाटर पंपिंग करके निकलवा रहे हैं पानी। तो धीरे धीरे नॉर्मलसी, इट विल टेक अ डे और 2 टू रिटर्न बैक टू नॉर्मलसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए तो हालांकि इस चक्रवात की अगर हम बात करें, मिगजॉम की अगर हम बात करें, तो आज कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आज और उसके बाद में कल तक इसकी जो ताकत है वो और धीमी होती हुई नजर आएगी। इसी बीच न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 10 में। आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां इसरो ने भविष्य के चंद्र मिशन के लिए एक नया प्रयोग के तहत चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की कक्षा में ला दिया है। इसके लिए रिटर्न मैनूवर किया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने 10 नवंबर को चंद्रमा से वापस धरती की यात्रा शुरू की। पिछले 22 नवंबर को यान धरती के निकटतम बिंदु से होकर गुजरा। ये प्रयोग चंद्रमा से नमूने वापस लाने के मिशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसरो ने कहा कि जिस तरह लैंडर विक्रम का चंद्रमा की धरती पर हॉप टेस्ट किया गया था, उसी तरह ये एक और नायाब प्रयोग किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पहले चंद्रमा की 150 किलोमीटर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा था, अब धरती की कक्षा में है। इसरो ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 13 दिनों में पूरी कर रहा है। उसकी कक्षा भी बदल रही है और वो पृथ्वी के न्यूनतम 1.15 लाख किलोमीटर की दूरी तक आएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के किसी भी धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहे किसी भी उपग्रह से टकराने का कोई खतरा नहीं है। देश के अब तक के सबसे बड़े और प्रथम सर्वेक्षण पोत संध्या को कल नौसेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने स्वदेश में बने सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज को नौसेना को सौंप दिया है। 3025 यार्ड का ये जहाज बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से पहला है। ये जहाज लगभग 3400 टन के विस्थापन और 110 मीटर लंबा है। अपनी द्वितीय भूमिका में ये जहाज सीमित सुरक्षा प्रदान करेंगे और युद्ध व आपातकालीन स्थिति के दौरान अस्पताल के रूप में भी कार्य करेंगे। जहाज की प्राथमिक भूमिका बंदरगाह का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना होगा। साथ ही नौवहन मार्गों का निर्धारण करना होगा। इस पोत के निर्माण की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई और इसे 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसके बाद से इसका परीक्षण चल रहा था। ये पोत बंदरगाह और समुद्र में व्यापक परीक्षणों से गुजर चुका है। स्वदेशी INS संध्या की सुपुर्दगी भारत सरकार और भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर भारत का एक अनोखा उदाहरण है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में लद्दाख के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति HPC की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बैठक में हिस्सा लिया। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय लद्दाख के विकास में तेजी लाने और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्र शासित प्रदेश के गठन के इस ऐतिहासिक कदम के कारण प्रशासन और विकास को लद्दाख के लोगों के करीब लाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों को प्रदान की गई धनराशि में वृद्धि, चौतरफा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और मोबाइल नेटवर्क, सड़कें, नए हेलीपैड के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचों का विकास भी तीव्र गति से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए ABL और KDA और लद्दाख के लोगों के साथ नियमित आधार पर काम करना जारी रखेगी। और न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया, तब लोगों में गजब का उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जहां जानकारी दी गई, तो वहीं गांव के लोगों ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से हुए लाभान्वित के बारे में भी अपने अनुभवों को साझा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम इन दिनों देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों को जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार यादव ने झंडी दिखाकर
इन रथों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। संकल्प यात्रा के 4 रथों में से एक रथ जनपद के ब्लॉक कमालगंज के ग्राम मेहरूपुर बीजल पहुंचा, जहां सैकड़ों स्त्री पुरुष रथ के स्वागत के लिए उपस्थित रहे। रथ के साथ सांसद मुकेश राजपूत, जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा, संयोजक उप कृषि निदेशक अनिल यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। सांसद सहित उपस्थित सभी लोगों ने एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। समूह में जुड़ने से पहले हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। अब समूह से हमें कई तरीके के फंड मिलते हैं, जैसे आरएफ, सीआईएफ, सीसीएल। आरएफ की धनराशि 15,000 आती है, उससे मैं बैंक से पैसा लेकर अपना छोटा मोटा कार चलाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आवास दिया है, जिसमें हम अब अच्छे से हमने उसे बना लिया है और रहते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। नरेगा का लाभ मिला है, मेरी माता जी को सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई चौपाल में संसद सदस्य सहित कई लोगों ने भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों के अनुभव व सुझाव भी सुने। इस अवसर पर सांसद ने कई नवजात बच्चों को खीर खिलाई व नववधुओं की गोद भराई की। इसी के साथ सांसद ने क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता और सांसद सदस्य मुकेश राजपूत ने भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस योजना के माध्यम से आज हमारे इस गांव सभा में हम आए हैं, तो इस योजनाओं का लाभ हम अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी उन्हें हम प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों पर। इस देश को विकसित बनाना है और पूरे गाँव को विकसित किए हुए पूरे देश के 140 करोड़ को लोगों को बिना विकसित किए ये देश विकसित नहीं बन सकता। इसमें 140 करोड़ लोगों का योगदान होगा। कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, जिनसे ग्रामीण तरह तरह की जानकारी लेते रहे। कार्यक्रम के अंत में इफ्को की ओर से ड्रोन द्वारा खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अधिवेशन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल से बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आपको सुनाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो दिल्ली में होने जा रहा है। उसकी पूरी रूपरेखा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम के तमाम सदस्य मौजूद हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय महामंत्री से। पूरी जो रूपरेखा है इस कार्यक्रम की क्या रहने वाली? देखिए, दिल्ली के अंदर में आबादी के 75वें वर्ष पे अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। यानी इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से एक नगर बसाया जा रहा है, जो टेंट सिटी के स्वरूप में पूरा डीडीए ग्राउंड जो गुराड़ी है वहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। वैसे तो राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर का तिथि है, लेकिन उसके साथ कई इवेंट साथ में होते हैं। जैसे उसके पूर्व केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, जो 5 तारीख को यानी कल उसमें प्रस्ताव इत्यादि सभी विषयों पे चर्चा होगी। उसके साथ 6 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होगी और 7, 8, 9, 10 ये राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर से 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। बड़ी संख्या में उसमें छात्राओं का सहभाग होगा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन जो 8 दिसंबर 11:30 बजे दिन में होना सुनिश्चित हुआ, उसमें उद्घाटनकर्ता के नाते देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति होगी और अमित शाह जी आबाविप के 75वें वर्ष के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करेंगे। नए भारत के निर्माण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, तो उस दिशा में कुछ मंथन वगैरह इसमें देखने को मिलेगा? भारत का जय शिक्षा में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और इंक्लूजन करते हुए अभी तक जहां विकास के किरण संभावित जितने हमने संभावना व्यक्त की थी नहीं पहुंच पाई, वहां युवा किरण के उम्मीद के रूप में पहुंचे। ऐसे कर्तव्यों के आधार पर चलने वाले युवाओं का संग्रह और संगम इस दिल्ली के राष्ट्रीय इंद्रप्रस्थ
दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में हो रहा है। इसलिए अधिवेशन भारत को एक सकारात्मक दिशा देते हुए अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए अगली पंक्ति में खड़ा होने वाले नौजवानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो युवा है उनको जोड़ने का प्रयास एबीपी करने वाला है अपने इस अधिवेशन में। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन इस सीरीज ने टीम इंडिया को एक नई तस्वीर दी। भारतीय टीम ने सीरीज को 4-1 से जीतकर इतिहास तो रचा ही, साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ी भी टीम को मिले जिन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम के लिए अपनी अहमियत को सामने रखा। तो कौन से हैं वो खिलाड़ी, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। वनडे विश्व कप के फाइनल की निराशा शायद 4 साल बाद ही अगले विश्व कप में दूर करने की कोशिश टीम इंडिया द्वारा की जाए, लेकिन इस सब के बीच में युवा ब्रिगेड ने जिस तरह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में दिखाया है, उससे ये बात साफ है कि टीम अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए एक सही लाइनअप तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चली है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीती तो इस जीत के नायक के तौर पर पूरी टीम रही, लेकिन फिर भी कुछ अहम पहलू रहे जो इस सीरीज से निकलकर सामने आए। यशस्वी और ऋतुराज की जोड़ी। टीम इंडिया ने इस सीरीज में एक नई ओपनिंग जोड़ी को पेश किया। इस जोड़ी में एक और यशस्वी जायसवाल थे तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़। यशस्वी पहली गेंद से ही अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में थोड़ा धैर्य दिखाते हैं, लेकिन बाद में काफी आक्रामक खेल दिखाने लगते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को इस ओपनिंग जोड़ी से आक्रामकता के साथ साथ धैर्य भी मिला, जो इस टीम के लिए काफी फायदेमंद रहा। कप्तानी में सूर्या का जादू। सूर्य कुमार यादव को अभी तक क्रिकेट फैंस एक धाकड़ और आक्रामक T20 बल्लेबाज के तौर पर ही जानते थे, जो मैदान के किसी भी इलाके में किसी भी गेंद पर शॉट लगा सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने अपनी एक नई प्रतिभा को सामने रखा। सूर्य कुमार यादव ने जिस अंदाज में कप्तानी की वो तो लाजवाब रही, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि दबाव के बीच में उन्होंने एक सफल कप्तानी को अंजाम दिया। सूर्या को सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी T20 सीरीज की कप्तानी सौंप दी है, जहां शायद अब उनकी असली परीक्षा होगी। बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह ने साबित किया कि वो केवल एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छे फिनिशर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रिंकू सिंह ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार फिनिश करके टीम को जीत दिलाई और लक्ष्य सेट करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में रिंकू सिंह के रूप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला है, जो T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। मैच विनर बने रवि बिश्नोई के रूप में टीम इंडिया को एक शानदार खिलाड़ी मिल गया है। बिश्नोई ने IPL में तो पिछले कई सालों से अपना जलवा कायम कर रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी जब जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान उन्होंने 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब तो अपने नाम किया ही, साथ ही साथ टीम को एक भरोसेमंद स्पिनर के रूप में विकल्प भी दे दिया। एक ऐसा विकल्प जो मैच के नाजुक वक्त पर विकेट निकालकर मैच पलटने का मादा रखता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में आज मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए समाचारों का आगे का सिलसिला सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।